करते हैं तो आपको शोल्डर में इंपिंजमेंट काफ़ी कॉमन होता है। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आपके स्पेसिफिक कुछ शोल्डर में प्रॉब्लम हो सकती हैं, वो हमें उस हिसाब से देखना पड़ता है। और अगर आप शुगर या डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो बहुत कॉमन चांसेस है कि आपको अपने आप शोल्डर में पेन शुरू हो जाती है कुछ समय बाद। अगर चोट लगती है तो हमें शोल्डर में 3-4 चीज़ें हो सकती है। एक हम जिसको कहते हैं शोल्डर इंस्टेबिलिटी, मतलब कंधा अपने आप बार-बार उतरना शुरू हो जाता है। बिना किसी एक बार जब कंधा उतर गया तो वो अनस्टेबल हो जाता है और ठीक से हील ना होने के कारण वो बार-बार उतरता रहता है। दूसरा प्रॉब्लम हो सकती है अगर ओल्डर एज ग्रुप है तो रोटेटर कफ टेयर, जो कंधे के जो मसल्स हैं उसमें से किसी एक मसल में टेयर या ज़्यादा मसल्स में टेयर हो जाता है जिसकी वजह से शोल्डर में पेन होता है। तीसरी प्रॉब्लम हो सकती है फ्रैक्चर। अगर ट्रॉमा बहुत बड़ा है या कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ है तो शोल्डर की बोन फ्रैक्चर हो सकती है। चौथा है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्टिफनेस, जिसमें ये होता है कि हमें चोट लगी है, इतनी सीवियर नहीं है बट उसके बावजूद शोल्डर में सूजन होके स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है और कंधा स्टिफ हो जाता है। चोट नहीं लगने की वजह से भी शोल्डर में प्रॉब्लम हो सकती है। एक होता है इम्पिंजमेंट सिंड्रोम जो सबसे कॉमन है, इनिशियली इसी से शुरुआत होती है, उसके बाद आता है रोटेटर कफ टेयर, मतलब जो मसल्स है वो फट जाती हैं। तीसरा है फ्रोजन शोल्डर हम जिसे कहते हैं, जो सबसे कॉमन है, खास करके शुगर के पेशेंट्स में अपने आप कंधा जाम होना शुरू हो जाता है। और लास्ट में लाइक अदर जॉइंट, दूसरे जॉइंट में भी आर्थराइटिस होता है, शोल्डर में भी आर्थराइटिस काफ़ी कॉमन है। तो इसीलिए उसको हम शोल्डर आर्थराइटिस की तरह से ट्रीट करते हैं। अब कंधे का बार-बार उतरने के कारण क्या होते हैं? यूजुअली यंग पेशेंट्स में होता है ये। उन पेशेंट्स की उम्र ज़्यादातर 20 से 30 सालों की उम्र होती है। पहली बार जब आपका कंधा डिस्लोकेट होता है और आपकी उम्र अगर 20 इयर्स है, तो आपको 80% चांस है कि वो दोबारा से डिस्लोकेट होगा। जैसे एज बढ़ती है, वैसे ये टेंडेंसी कम हो जाती है। बाय द टाइम 40 या 50 इयर्स तक पहुँचते हैं, तब अगर आपको शोल्डर डिस्लोकेशन हुआ है पहली बार, तो नेक्स्ट टाइम उतरने के चांसेस सिर्फ 40% रह जाते हैं। तो जितनी कम एज है उतने चांसेस ज़्यादा होते हैं बार-बार डिस्लोकेट होने के। इसमें जो पहला एपिसोड है वो किसी चोट लगने की वजह से ही होता है, अपने आप कंधा डिस्लोकेट नहीं होगा। जैसे हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं, इस तरीके से पकड़ के और सडनली ब्रेक लगा, हमारा कंधा डिस्लोकेट हो सकता है। पीछे से किसी ने धक्का दे दिया, कंधा डिस्लोकेट हो सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है पेशेंट्स को इस पोजीशन में हाथ लेके जाने के लिए। इस पोजीशन में लेके जाने पे पेशेंट को पेन होगा या सेंसेशन आएगा कि मेरा कंधा डिस्लोकेट हो जाएगा। और सिवियरिटी ज़्यादा होने की वजह से कंधा रात में भी डिस्लोकेट हो जाता है अपने आप नींद में। तो इस कंधा डिस्लोकेट होने का रीज़न क्या होता है कि हमारी जो ग्लिनोइड बोन है, जो फ्लैट बोन है, उसकी जो सरफेस होती है वो फ्लैट होती है। उसको इंक्रीज़ करने के लिए एक कैप्सुलर स्ट्रक्चर दिया है लेब्रम करके। इस लेब्रम में टेयर होने की वजह से कंधा अनस्टेबल हो जाता है और बार-बार डिस्लोकेट होना शुरू हो जाता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें मोस्ट ऑफ द टाइम सर्जरी करनी पड़ती है। ये अपने आप ठीक नहीं होता है और कंधा बार-बार डिस्लोकेट होगा तो आगे जाके बोन्स भी खराब हो जाती हैं, फिर प्रॉब्लम धीरे-धीरे बढ़ जाती है। पहले हम इसे ऊपर पूरा ओपन कट करके इंसिजन देके ऑपरेट करना पड़ता था, इस तरह ओपन करके। आजकल हम टेक्नोलॉजी के वजह यूज़ करके हम दूरबीन से इसको ऑपरेशन करते हैं, जिसको हम आर्थ्रोस्कोपी कहते हैं। इसमें हम पूरा कट नहीं करते हैं, सिर्फ छोटे-छोटे पोर्टल्स बनाते हैं और पेशेंट्स को ऑपरेट करते हैं। इस सर्जरी में हमें स्पेशल एंकर्स यूज़ करने पड़ते हैं। ये एंकर्स हम बोन में ड्रिल करते हैं, आपकी हड्डियों में ड्रिल करके, इसमें से जो धागे निकले होते हैं, इससे हम टिश्यूज़ को रिपेयर करते हैं। ये एक इंट्रा पिक्चर है, जैसे ये जो कैप्सूल है, वो फटी हुई कैप्सूल है, ये हड्डी है। यहाँ पर हमें रेंट दिख रहा है। इसपे हमने एंकर ड्रिल करके उसको हमने हड्डी के साथ जोड़ दिया, रिपेयर कर दिया, तो वो शोल्डर का शेप वापस आ गया। पहले वो फ्लैट था तो डिस्लोकेट हो रहा था, अब उसको हमने कॉन्केव बना दिया है, तो उसमें शेप आ गया और वो स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम आते हैं फ्रोजन शोल्डर। ये भी कैप्सूल की वजह से होता है, बट इसमें कैप्सूल लूज होने के बजाय टाइट हो जाती है। डिस्लोकेशन में कैप्सूल लूज होती है, इसमें कैप्सूल टाइट हो जाती है। कैप्सूल जरूरी इसलिए है कि शोल्डर एक ही जॉइंट है जिसको सबसे ज्यादा मूवमेंट है हमारे बॉडी में, एकमात्र जॉइंट उसको हम ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 320 340 डिग्री मूव कर सकते हैं। उसको जगह पे रखने के लिए कैप्सूल की जरूरत होती है। ये कैप्सूल अगर बहुत ज़्यादा लूज होगा तो शोल्डर डिस्लोकेट होगा और नीचे वाली पिक्चर में देखेंगे अगर ये टाइट हो जाएगा तो ये जाम हो जाएगा, फ्रोजन शोल्डर जिसे कहते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर हम फ्रोजन शोल्डर को जल्द ही ट्रीटमेंट शुरू कर दें तो उसकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है, अदरवाइज अपने आप सेटल होने में इसको 2 साल लग जाते हैं। एक बार पेन कम हो जाए तो उसके बाद हम फिजियोथेरेपी करके इसको मूवमेंट ला सकते हैं।
इसको ठीक होने में लगभग 6 महीने लगते हैं अच्छी फिजियोथेरेपी के साथ में। तो अगर आप नहीं करेंगे तो 2 साल के आसपास लग सकते हैं। सर्जरी इसमें सिर्फ 5% पेशेंट्स में लगती है। ये यूजुअली अपने आप या फिजियोथेरेपी से सेटल हो जाता है। एक गाइडेड फिजियोथेरेपी प्रोग्राम से हमें 95% ठीक हो जाते हैं। सिर्फ 5% पेशेंट जिनमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर है या पेन बहुत ज़्यादा है, हमें सर्जरी करनी पड़ती है, जिसमें हमें कैप्सूल को ओपन करना पड़ता है सर्जरी को। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम आते हैं रोटेटर कफ के लिए। ये वो मसल्स है जो शोल्डर के अंदर वाली साइड होती है। ऊपर की तरफ जो मसल्स है, इसके अंदर एक लेयर होता है जिसको हम रोटेटर कफ कहते हैं। इसमें 4 मसल्स होती हैं, 2 आगे और 2 पीछे। ये चारों मसल का फंक्शन ये है कि शोल्डर की पोजीशन कोई भी हो, उससे ग्लिनोइड या फ्लैट वाली बोन के अगेंस्ट संभाल के रखना। अगर इसमें कोई टेयर होता है तो शोल्डर मूवमेंट के समय ऊपर नीचे या आगे पीछे मूव होना शुरू हो जाएगा और वो अनस्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से पेन होगा। और एक बार ये मसल टेयर हो गई तो ये वापस ठीक नहीं होती है, धीरे धीरे ये पूरी तरह रिट्रैक्ट हो जाती है और पीछे रिट्रैक्ट होने के बाद इसको हम रिपेयर भी नहीं कर सकते हैं। तो इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम इसे इग्नोर करेंगे तो आगे जाके प्रॉब्लम इरिवर्सिबल हो जाती है। इसमें प्रॉब्लम शुरू कैसे होती है? इम्पेंजमेंट जो मैंने आपको बताया था यूजुअली ऑफिस गोइंग पॉपुलेशन में होता है। क्या होता है, शोल्डर के बीच में हमें सिर्फ 5 mm की स्पेस होती है जिसमें से कफ की मसल जाती है। रिपीटेड मूवमेंट्स की वजह से उसमें स्वेलिंग होती है, उसके वजह से ये टेंडन पतला हो जाता है और बाद में आके वो फट जाता है। एक बार फटने के बाद जैसे रबड़ अपने आप खिंच जाती है पीछे की तरफ, उसी तरह ये मसल भी पीछे रिट्रैक्ट हो जाती है और जितना ही पीछे जाएगी उतनी ही डिफिकल्टी हमें उसे वापस लाके रिपेयर करने में होगी। इसे रिपेयर करने के लिए हमें वही उन्हीं एंकर्स का यूज करना पड़ता है। उससे हम मसल को अपनी जगह बिठा के उसको दोबारा से सूचर कर देते हैं। ये सर्जरी भी हम आर्थ्रोस्कोपी से करते हैं, इसे मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर कहते हैं। बट इसके बाद एक अच्छा फिजियोथेरेपी प्रोग्राम जो कम से कम 6 से 8 महीने चलता है वो बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज इसमें रिकवरी अच्छी नहीं होती है अगर हम ठीक से इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेंगे। लास्ट प्रॉब्लम जो हम शोल्डर में देखते हैं, यूजुअली वो शोल्डर की एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं होती, वो ऊपर नेक से आती है, जो हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, वो प्रॉब्लम आती है। उसमें क्या होता है, क्योंकि हमारी नस शोल्डर के नेक नर्व्स जो है वो काफ़ी पास से निकलती हैं, इसलिए अगर नेक में भी प्रॉब्लम होगा तो हमें शोल्डर में पेन होता है, जिसे हम रिफर्ड पेन कहते हैं। यूजुअली इसमें शोल्डर में पेन के साथ में आपको नेक में भी पेन होता है, आपको उंगलियों में सुनपना या झंझनाहट जैसे आती है या कंटिन्यूस पेन होता है, नम हो जाती है, सुन पड़ जाती है उंगलियां, और आपको बिना काम किए भी दर्द होता है। शोल्डर में यूजुअली क्या होता है, शुरुआत में जब प्रॉब्लम शुरू होती है तो सिर्फ जब हम काम करेंगे तो पेन होता है, बट यूजुअली सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में या नेक पेन में हमें कंटिन्यूसली पेन होता रहता है, स्पेशली रात को नींद जब सोते हैं तब पेन होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ कंडीशन से जो हमने देखे शोल्डर में जो प्रॉब्लम्स करती हैं। हम आपके सारे क्वेश्चंस डॉक्टर अजय के टॉक के बाद लेंगे ताकि हम क्वेश्चंस को क्लब कर सकें। थैंक यू। डॉक्टर अजय, यू कैन स्टार्ट शेयरिंग योर स्क्रीन एंड आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। यस। थैंक यू फॉर शेयरिंग सर फॉर द शोल्डर पेन फॉर एवरीवन। काफ़ी लोगों को आइडिया होगा कि शोल्डर पेन बेसिकली क्यों होता है और क्या क्या उसके पैथोलॉजी, क्या क्या कॉजेस हैं, और बेसिकली ये काफ़ी सारा रीज़न होता है शोल्डर पेन होने का। फिर कभी कभी हमें पता नहीं चलता कि किस कारण हो रहा है। तो डॉक्टर संजय सर इसके एक्सपर्टाइज हैं, उन्होंने सर ने काफ़ी अच्छी हमें जानकारी दी शोल्डर पेन के बारे में। अभी हम इसमें अभी जानकारी लेंगे कि शोल्डर पेन होता है, उसके बाद पहले तो हमारा शोल्डर पेन क्या क्या कॉमन है। मोस्टली शोल्डर पेन में हम पूरे टॉपिक नहीं कवर करेंगे, विल कवर द मैक्सिमम टॉपिक जो काफ़ी कॉमन होता है। जैसे कि फ्रोजन शोल्डर काफ़ी कॉमन होता है एंड इज़ वेरी मोर कॉमन इन द डायबिटीज पेशेंट। जिसको डायबिटीज और बीपी है तो उनमें फ्रोजन शोल्डर होना बहुत कॉमन होता है। उसका दूसरा नाम है एडिशियल कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं, कि जो कंधे अपने जो जकड़ जाते हैं। और फिर उसमें रोटेटर कफ इंजुरी, ये बहुत इट्स वेरी कॉमन इन द स्पोर्ट्स इंजुरी। जैसे कि हम चलते समय कहीं गिर गए, या बस में हमें झटका लग गया, ट्रेन में झटका लग गया, या किसी ने हमें धक्का दे दिया, या मोस्टली कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट में काफ़ी कॉमन होता है रोटेटर कफ इंजुरी। या कोई ओवर एक्टिविटी में हम जिम कर रहे हैं, जिम में लग गया। और फिर हम लास्ट में आते हैं शोल्डर स्ट्रेन।
शोल्डर स्ट्रेन भी काफी कॉमन होता है लोगों में आज के देखा जाएगा तो, जैसे कि किसी ने घर पे है, उन्होंने काफी वजन चीज उठा ली कुछ, तो उसके वजह से भी शोल्डर स्ट्रेन हो जाता है। स्टडीज है, स्टडीज में हमें बताया गया है कि जैसे कि इम्पीचमेंट सिंड्रोम है, जैसे कि बाइसिपिटल टेंडेनाइटिस, हमने कुछ वजन चीजों उठा लिया, वो स्टडीज के हिसाब से 70% पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम दैट इम्पीचमेंट सिंड्रोम। दूसरी आती है ये अपना एडेसिव कैप्सुलाइटिस, और एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी मोस्टली 12% होता है। फिर होता है बाइसिपिटल टेंडेनाइटिस, दैट इज ऑलमोस्ट 4%, एंड एक्रोमिया जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस, दैट इज अराउंड 7%। अदर इंस्टेबिलिटी, जैसे कि संजय सर ने फर्स्ट स्लाइड में बताया कि इंस्टेबिलिटी इज द मोर कॉमन बिकॉज ऑफ दिस लेब्रम वहां पे वीक हो जाता है, या बार बार कंधा नीचे उतरता है या डिसलोकेट होता है, तो उसको हम काफी इंस्टेबिलिटी बोलते हैं। तो वो काफी मोस्टली 7% होता है वो। हम ट्रीटमेंट में बात करेंगे तो जैसे कि शोल्डर पेन के हम ट्रीटमेंट में 2 प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं। जैसे कि फर्स्ट फॉलो करते हैं हम शॉर्ट टर्म गोल, और दूसरा फॉलो करते हैं हम लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल में बेसिकली हम क्या करते हैं कि पहले सर का मेडिसिन होता है ऑर्थोपेडिक सर्जन का, उसमें हम पेन किलर्स वगैरह देते हैं। उसके वजह से पहले कि हमारा मेन काम होता है कि हमें पेन कम करना होता है। पेन कम करने के बाद हमें होता है कि उसका मेंटेन रेंज ऑफ मोशन, जो अपना रेंज ऑफ मोशन है वो मेंटेन होना चाहिए। और दूसरा होता है हमारा लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल में क्या होता है कि जैसे कि शोल्डर में काफी सारे रेंजेस होते हैं, इसे ट्राइएक्सियल जॉइंट, तो मोस्टली शोल्डर आगे भी जाता है, पीछे भी जाता है, ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है। उसमें हाथ ऊपर भी जाएगा, साइड में भी जाएगा, और गोल गोल भी घूमेगा। सो इट इज बेसिकली वेरी ट्राइएक्सियल जॉइंट। ट्राइएक्सियल जॉइंट के कारण इसमें हमें रेंज ऑफ मोशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर रेंज ऑफ मोशन मेंटेन नहीं होता तो मसल्स की स्ट्रेंथ भी कम होती है और पेन भी बढ़ता है, पेन कम नहीं होता है। काफी लोगों का मानना होता है कि अगर हम ये अपना कंधे को कुछ यूज नहीं करेंगे तो हमारा शोल्डर अपने आप ठीक होता है। लेकिन शोल्डर के केस में ऐसा नहीं है कि अगर अनलेस एंड अनटिल आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन ने एडवाइस नहीं किया है कि अगर आपको रेंज ऑफ मोशन रेस्ट्रिक्ट करना है, तो आपको रेंज ऑफ मोशन जितना करेंगे शोल्डर के लिए उतना अच्छा है। उसकी बेनिफिट ये क्या है कि जो मसल की स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ मेंटेन रहती है, और डे बाय डे फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी। अगर फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी तो ऑटोमेटिक स्ट्रेंथ और बढ़ेगा आपका। सो दिस विल वर्क एज एन विशियस साइकिल। एक बार स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, पेन कम होगा, फिर अगेन रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा। इस हिसाब से हमें इसमें लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में प्लानिंग में ये हेल्प मिलता है। बेसिकली शोल्डर पेन का ट्रीटमेंट जैसे कि फ्रोजन शोल्डर, बेसिकली उसे 3 महीने से लेकर 18 महीने तक लगता है। जो फर्स्ट फेज होता है बेसिकली हम ऑर्थोपेडिक सर्जन की मदद से उनके मेडिसिन वगैरह होता है कि वो मेडिसिन सम पेन किलर होते हैं, और सम मसल रिलैक्सेंट होते हैं, और सम कार्टिलेज हीलिंग के लिए मेडिसिन होती है। तो वो बहुत जरूरी है कि हमें जो आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन है पहला उनसे कंसल्ट करना है, उनका राय लेना कि मतलब इसमें ज्यादा पेन होता है तो फिर हम कौन सी मेडिसिन ले, या कौन सा कार्टिलेज जनरेशन के लिए कौन सी, जिससे हमें आगे चल के रिहैब में जो हमें काफी हेल्पफुल मिले, जो रिहैबिलिटेशन प्रोसेस हो वो जल्दी फटाफट होए और उसमें हमें रिकवरी जल्दी चांसेस मिले। तो मोस्टली हम जैसे कि फिजियोथेरेपी में वी हैव द 2 एडवांस, वन इज द कन्वेंशनल मोड ऑफ ट्रीटमेंट, और दूसरा है कि एडवांस ट्रीटमेंट। तो कन्वेंशनल मोड ऑफ ट्रीटमेंट मोस्टली हम मॉइसीट पहला यूज करते हैं। अगर आपको ज्यादा पेन वगैरह है, आप अपने फिजियोथेरेपी से मिलिए, तो फिजियोथेरेपिस्ट ओनली विल डिसाइड कि काफी सारे ट्रीटमेंट विच द ट्रीटमेंट इज बेस्ट फॉर यू। हम सभी ट्रीटमेंट एक साथ नहीं दे सकते, उसमें से हमें अच्छा ट्रीटमेंट आपके लिए बेनिफिट कौन सा है और हाईली इफेक्टिव कौन है, वो ओनली द फिजियोथेरेपी कैन डिसाइड कि आपका कौन से स्टेज पे, फर्स्ट स्टेज पे, सेकंड स्टेज पे है। जो आपका टीयर है, आपके डॉक्टर ने, ऑर्थोपेडिक सर्जन ने सर्जरी के बाद बोला है कि अभी कितना एक्सरसाइज स्टार्ट करना है और कितने स्लोली जाना है, दैट फिजियोथेरेपी ओनली डिसाइड। जैसे कि मोस्टली रोटेटर कफ इंजरी इज वेरी कॉमन इन द स्पोर्ट्स पर्सन। तो स्पोर्ट्स पर्सन में कॉमन में थोड़ा सा पहले हीलिंग फेज होता है, उसके बाद रिकवरी फेज होता है, उसके बाद होता है रिहेबिलिटेशन फेज। तो ओनली द फिजियोथेरेपिस्ट एंड विद द हेल्प ऑफ ऑर्थोपेडिशियन के दोनों के कॉम्बिनेशन से हम उसको डिसाइड कर सकते हैं उसका रिहेबिलिटेशन प्रोसेस हम कितना फास्ट कर सके। कि पहले उसे मेडिसिन देना है, मेडिसिन देने के बाद फिर कितने दिन के बाद हम उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करने के बाद हम उसकी स्ट्रेंथनिंग, एंडुरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी कब स्टार्ट कर सकते हैं। तो दिस विल गो हैंड विद द ऑर्थोपेडिक सर्जन। तो फिजियोथेरेपी में काफी सारी मोडालिटीज, हम काफी सारे ट्रीटमेंट के लिए ये करते हैं।
तो इसमें जो कन्वेंशनल मेथड ट्रीटमेंट है, काफी सारे क्लिनिक्स में आपके कन्वेंशनल मेथड ट्रीटमेंट मिल ही जाते हैं, जैसे कि SWD है, अल्ट्रासाउंड है, IFT है, टेंस है। फिर हम एडवांस ट्रीटमेंट में जाते हैं, तो एडवांस ट्रीटमेंट में होता है लेजर है, PMF है, टेपिंग है, ड्राई नीडलिंग है, मैनिपुलेशन है, मोबिलाइजेशन है, और लास्ट में एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज थेरेपी। एक्सरसाइज थेरेपी ऐसा है कि दैट सम एक्सरसाइज दैट कैन बी डन एट होम आल्सो, जिसको हम बोलते हैं होम एक्सरसाइज। और काफी सारे एक्सरसाइज जैसे फिंगर लैडर, शोल्डर पुल्ली, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, काफी सारी एक्सरसाइज हम पेशेंट को सिखा देते हैं कि काफी सारा घर पे भी कर सकते हैं। और जो मेन एडवांस में आता है वो आता है मैनिपुलेशन और मोबिलाइजेशन। दिस आर द वेरी स्पेशलाइज्ड टेक्निक। मैं थोड़ा इसके डिटेल में बताऊंगा कि दिस आर द वेरी स्पेशलाइज्ड टेक्निक। ये काफी क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, वो वही करते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस जो मसल के जो रीएजुकेट होता है, जो मसल में रीएजुकेशन आनी चाहिए, मसल में जो स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए, इससे काफी जल्दी और काफी रिकवरी फास्ट होती है ये टेक्निक से। तो मैं पहला एडवांस ट्रीटमेंट में मैं काफी एक ड्राई नीडलिंग के बारे में बताऊंगा कि ड्राई नीडलिंग क्या होता है बेसिकली। ये ड्राई नीडलिंग काफी फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं। ड्राई नीडलिंग इज इन्वेसिव ट्रीटमेंट। इसका अप्रोच कैसे ऑफ्टन यूज्ड बाय फिजिकल थेरेपिस्ट दैट हैज बीन purported to be effective for reducing pain and improving range of motion, along with improved function. Improvement in range of motion associated with improvement function for patient with mostly adhesive capsulitis, frozen shoulder, or any pain coming from the shoulder joint. तो मोस्टली ड्राई नीडलिंग कैसे एक नीडल की तरह रहता है, इसे कोई क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट ही करता है अंडर द गाइडेंस, पूरा सेफ्टी प्रिकॉशन लेके। बेसिकली इसके वजह से क्या होता है कि पेन में मसल्स काफी कम हो जाता है, और जो रेंज ऑफ मोशन है हमें उसमें काफी मदद मिलती है, रिकवरी बिकम वेरी फास्टर। और दूसरा आता है एडवांस ट्रीटमेंट में आता है हमारा लेजर ट्रीटमेंट। तो काफी सारे क्लिनिक्स में होता है लेजर ट्रीटमेंट। तो लेजर ट्रीटमेंट क्यों हेल्प करता है? लेजर ट्रीटमेंट में द हीलिंग कैपेसिटी, इट हेल्प्स टू रीग्रोथ द सेल 5 to 10 times faster compared to the नॉर्मल रीजनरेशन। सो इसलिए आज के डेट में लेजर ट्रीटमेंट इज वेरी हाईली एडवांस और काफी जगह यूज होता है, और काफी सारे कंडीशन में यूज करते हैं। हम लोग स्पोर्ट्स इंजरी में करते हैं, या काफी सारे क्रोनिक केसेस होते हैं उसमें यूज करते हैं जो हमें कन्वेंशनल मेथड से जिसमें हमें ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। सो दिस आर द बेसिकली वेरी एडवांस टेक्निक वी यूज बाय द क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट टू गेट रिड ऑफ पेन बाय दिस फ्रोजन शोल्डर और शोल्डर स्ट्रेन और अपना एडिसिव कैप्सुलाइटिस। And that I have told कि that mobilization a very specialized technique, only that qualified physiotherapists ही ऐसे करते हैं। ये basically ये technique है to mobilize the muscles, soft tissue and capsules। जैसे सर ने बताया कि जैसे ग्लिनोइड, स्कैपुला और ह्यूमरस में कैप्सूल होता है, तो काफी टाइम अगर उसे मूवमेंट ना दिया जाए, या बिकॉज ऑफ सम टाइम क्या हमें बॉडी का हमारा फिजियोलॉजी है कि अगर हमें पेन होता है तो पेन होगा तो ऑटोमेटिकली हम उसे रेस्ट्रिक्ट करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं कि उसे हम मूवमेंट होने नहीं देते कि और पेन होगा। तो उसके वजह से पेन होने की वजह से क्या होता है कि जो कैप्सूल होते हैं जो विच वर्क्स एज शॉक ऑब्जर्वर फॉर द ऑल द जॉइंट्स, तो वो क्या होता है वो टाइट हो जाता है, और द पेन उसके वजह से भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो यूजुअली में क्या होता है कि अगर अनलेस एंड अनटिल आप सॉफ्ट टिश्यू को मोबिलाइज नहीं कर रहे हो, और उसको बिकॉज द सॉफ्ट टिश्यू गेट द न्यूट्रिशन बाय द मोबिलाइजेशन, क्योंकि सराउंडिंग मसल्स, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, वहां से उसे न्यूट्रिशन मिलता है। तो एक बार मोबिलाइजेशन होता है तो ऑटोमेटिकली उसको न्यूट्रिशन मिलता है, दैट हेल्प्स टू रिड्यूस द पेन बाय ड्रास्टिकली। सो मोबिलाइजेशन इज a very specialized technique. It's an exercise and manual therapy approach are suggested for capsular stretching. Our study demonstrated that the total range of motion of the shoulder joint increase in both scapular mobilization as well as the posterior capsule stretching group. इसे जॉइंट मोबिलाइजेशन टेक्निक के सीरीज ऑफ मैकेनिकल चेंजेस द मसल्स की जो मूवमेंट होती है बेसिकली, दैट एवरी मसल्स एवरी जॉइंट्स हैव द पर्टिकुलर मूवमेंट, जो ऊपर नीचे साइड में घूमता है उसको हम मूवमेंट बोलते हैं। तो उसमें क्या मैकेनिकल चेंजेस होता है, अगर हम उसे मूवमेंट करते हैं तो मैकेनिकल चेंजेस होने की वजह से जो पेन होता है पेन काफी हद तक और जल्दी कम होता है। और फिर एक रिसेंटली एक नया एडवांस टेक्निक है दैट इज कॉल्ड द PMF ट्रीटमेंट, दैट इज द एडवांस फिजियोथेरेपी। इसमें मोस्टली कैसा होता है कि दिस बेसिकली पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, द पेशेंट, इसमें हम पेशेंट को टच नहीं करते हैं, और बेसिकली इस वर्क ऑन द सेल रीजनरेशन। सो दिस इज बेसिकली वर्क्स ऑन ऑल द जॉइंट्स लाइक सर्वाइकल पेन, फ्रोजन शोल्डर, कहाँ पे भी शरीर में कोई भी पेन है तो इट्स वर्क ऑन दिस, जिसमें हमारा कन्वेंशनल मेथड काम नहीं करता है। सो वी गो फॉर द एडवांस टेक्निक। एंड we will now come about the exercises काफी है शोल्डर के, तो basically I will share few exercises which you can do at home,
और आपको और काफी एक्सरसाइजेस चाहिए तो एक्सरसाइजेस के लिए मेरा फेसबुक पेज है और यूट्यूब चैनल है फिजियोफिट गुरु, उसमें जाएंगे यू कैन सी लॉट्स ऑफ एक्सरसाइजेस फॉर द शोल्डर जॉइंट, फॉर द फ्रोजन शोल्डर, फॉर द शोल्डर स्ट्रेन, फॉर द रोटेटर cuff injury. So basically I will share only few exercises. That is the first exercise, the capsular stretch. So this basically exercise helps to this reduce the pain around the both the capsule, around the right shoulder as well as the left shoulder. जिसे बहुत बेसिक एक्सरसाइज है, ये कोई भी घर पे रह के कोई भी कर सकता है. बेसिकली एक्सरसाइज काम करता है मेडिसिन की तरह. अगर हम उसे दिन में 4 बार करें, सुबह, दोपहर, शाम को, रात को, मिनिमम 2 घंटे के गैप में, तो द एक्सरसाइज बेसिकली वो मेडिसिन की तरह काम करता है और पेन आपका काफी कम हो जाता है, रेंजेस बढ़ जाती हैं और फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है उससे. एक्सरसाइज दैट इज अ पेंडुलम एक्सरसाइज. पेंडुलम एक्सरसाइज इज वेरी कॉमन बिकॉज क्या होता है पेंडुलम एक्सरसाइज में आप क्या कर सकते हैं कि मोस्टली कि आप कोई भी आपके इधर कॉर्नर पे बेड हो, टेबल हो, आप वहाँ पे खड़े हो सकते हैं. उसके वजह से आप अपना आर्म आगे पीछे और साइड में घुमाना है. सो लाइक पेंडुलम, घड़ी में कैसे पेंडुलम का नाम इसलिए है कि जैसे हमारे घड़ी में कांटा रहता है वो कैसे घूमते रहता है, तो बिकॉज ऑफ उसके वजह से पेंडुलम एक्सरसाइज से आपके शोल्डर जॉइंट में बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द हैंड शोल्डर जॉइंट में डिस्ट्रैक्शन होता है. बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली मूवमेंट जो होता है वो रिलीज होता है, जो आजू बाजू मसल्स होती है वो रिलैक्स होती है, उसकी वजह से रेंज बढ़ता है और बिकॉज ऑफ द मैकेनिकल चेंजेस आपका इसमें पेन भी कम होता है. तो ये पेंडुलम एक्सरसाइजेस आपको दिन में 4 बार करनी है. आपको इसमें काफी सारे एक्सरसाइजेस है तो सब एक्सरसाइज नहीं कवर कर सकता हूँ मैं, तो उसके लिए आपको और एक्सरसाइज जानकारी चाहिए रहेगी तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं जहाँ पे आपको काफी सारी एक्सरसाइजेस मिलेंगी. आपको बेसिकली आज का है ऑनलाइन सेशन का है बेनिफिट ये है कि आजकल मैं आपको बेनिफिट बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन कंसल्टिंग. अभी काफी लोग बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन है, ये तो लॉकडाउन चालू है और आप ये बिकॉज ऑफ लॉकडाउन आप कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता है और किसी को स्टिल द पेन है तो सोच रहे कि अभी डॉक्टर से कैसे कंसल्ट, क्लिनिक नहीं जा सकते, क्लिनिक भी जाना चाहे तो अगर ये अपना काफी सारा किनके पास व्हीकल्स नहीं है तो कैसे जा सकते हैं वो, तो उसके लिए दैट विल बी डू द दिस वन, ये ऑनलाइन कंसल्टिंग इज ए बूम फॉर देम. बिकॉज ऑफ दैट ऑनलाइन कंसल्टिंग आप अपने घर बैठे डॉक्टर आपके पास आ रहा है, डॉक्टर आपके पास आते ही आप उनसे जो है उनको आपकी तकलीफें बता सकते हैं. आपका तकलीफ अच्छे से जानकारी लेते समय डॉक्टर ऑनलाइन ही आपको पूछ लेंगे दर्द कहाँ है कब है, जो हम बेसिकली ओपीडी बेसिस पे करते हैं. जस्ट इसमें कैसे कि हम फिजिकल जो हमारा पाल्पिटेशन होता है ऑब्जर्वेशन देखने के लिए हम देख सकते हैं, लेकिन जो हम फील करना जो हमें एग्जामिनेशन करना होता है एग्जामिनेशन पार्ट हम नहीं कर सकते, बट इसमें हम 60 to 70% पेशेंट की हिस्ट्री लेके काफी से काफी हमारा जितना हो सके हम उसे हेल्प करने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहली बात तो बेनिफिट इसमें यह है कि नो नीड टू ट्रैवल, आप अपने जिधर घर पे हैं आप वहां से कंसल्टिंग ले सकते हैं सर की, आप सर से फोन पे बात कर सकते हैं, आप अपने कन्वीनियंट टाइम पे हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप अपने घर पे बैठ के आप कंसल्टिंग ले सकते हैं. सेकेंड है आपका सेव योर मनी, सेव घर पे बैठे आपको ट्रैवल का खर्चा नहीं है, उसमें जो आपके डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस होते हैं उसमें भी आपको डिस्काउंट होता है क्योंकि आप घर पे बैठ रहे हो. और फिर थर्ड होता है कि गेट योर प्रिस्क्रिप्शन, आपको घर बैठे बैठे आपका प्रिस्क्रिप्शन भी आ जाता है विच इज वेरी इजी कि आपका डिजिटल फॉर्म में रिकॉर्ड की तरह होता है. और फोर्थ है कि आपकी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, आप अकेले हैं डॉक्टर से आपके बारे में डॉक्टर से आप फ्रीली बात कर सकते हैं, जो है आपका पूरा सिक्योर रहता है, आपकी तकलीफ के बारे में डॉक्टर से जितना है आप खुल के बात कर सकते हैं. और फिर फिफ्थ है अपना कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट, बिकॉज आप अपने होम में है घर में तो आप वी आर बिकम वेरी मच कंफर्टेबल और आपके लिए बहुत कन्वीनियंट कि घर में आप इसलिए अच्छे से डॉक्टर से बात कर सकते हैं. और फिर सबसे बड़ा आज का बेनिफिट ऑनलाइन कंसल्ट बिकॉज ऑफ दिस ड्यूरिंग दिस आर द गोइंग पीरियड जो है नो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम द डॉक्टर. बिकॉज हाँ सही बात है कि आप वहाँ पे डॉक्टर्स के क्लिनिक पे जाते हैं तो वहाँ पे काफी सारे पेशेंट्स आते हैं और किसका इन्फेक्शन कितना कैसे किसको लग जाएगा हम बोल नहीं सकते. डॉक्टर्स भी सैनिटाइजेशन का ख्याल रखते हैं, बट सम टाइम क्या होता है कि बिकॉज ऑफ एवरीथिंग सम टाइम मिस मैनेजमेंट डिसएनिशन होने का चांसेस, तो इसमें सबसे बेस्ट बेनिफिट यही है ऑनलाइन कंसल्टिंग का कि आप देयर इज ए नो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन. आपको डॉक्टर के क्लिनिक जाना ही है तो इन्फेक्शन का चांसेस नहीं, आपको घर बैठे आप जहाँ पे भी आपको वहाँ पे ऑनलाइन कंसल्टिंग मिल जा रहा है. फिर लर्न अबाउट योर ओन हेल्थ ऑल्सो, आप ऑनलाइन कंसल्टिंग करते हैं तो आपकी खुद के हेल्थ के बारे में भी जानकारी होती है कि जैसे डॉक्टर आपसे बात करते हैं इट्स लाइक टू वे कन्वर्सेशन, डॉक्टर आपसे बात करते हैं आप डॉक्टर से बात करते हो
तो बिकॉज ऑफ द टू वे कन्वर्सेशन आप सर से पूछ सकते हो क्या है क्या नहीं, सर आपको पूछ सकते हैं, और इससे इजी आप काफी डिटेल में सर से बात कर सकते हो। और फिर लास्ट है इम्प्रूव वे टू चेक योर सिम्टम। जैसे कि घर बैठे तो आप इट्स बिकम वेरी इजी वे, तो आप अपना जो सिम्टम्स, आपको जो तकलीफें होती हैं आप बहुत अच्छे से बता सकते हो। जैसे कि काफी बार हम डॉक्टर क्लिनिक में आते हैं, जैसे हम बताते हैं कि हम हाथ उठाते तो हमें तकलीफ होता है, लेकिन घर पे तो आप दिखा सकते हो कि कोई एक्टिविटी करके, जैसे कि हम ऊपर से कोई सामान उतारे तो हमें इसमें दुखता है, या कोई स्पोर्ट्स पर्सन है या कोई स्पोर्ट ये है तो हम कोई एक्सरसाइज करते तो हमें इसमें दिखे। सो दैट्स बिकम वेरी जेन्युइन वे कि मतलब एकदम करेक्ट टेक्निक कि हम स्पेशली देख के हम उसे समझ सकते हैं कि मुस्लिम से तकलीफ क्या है। सो दिस आर द वेरी गुड बेनिफिट्स ऑफ द ऑनलाइन कंसल्टिंग। तो मेरी आपसे ये अपील है कि गो फॉर मोर ऑफ ऑनलाइन कंसल्टिंग बिकॉज ऑफ बी सेफ, स्टे होम एंड देयर इज नो रिस्क फ्रॉम द डॉक्टर क्लिनिक। आप घर पे रहेंगे, आपको जो ऑनलाइन है प्रिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप इजिली मेडिकल मेडिसिन भी ले सकते हैं। Thank you, Ajay. It was a very nice talk, very concise talk. There are few questions here, तो अब हम वो questions ले सकते हैं अभी। एक क्वेश्चन है मिस्टर रुपेश परब का कि what positions we can avoid while sleeping if you have pain in our shoulder. Basically इसका आंसर डिपेंड करता है what kind of pain you have, आपको किस टाइप का पेन है उस पर डिपेंड करता है, और पेन किस वजह से आ रहा है। जैसे अगर आपको, जैसे हमने बताया एडिजिव कैप्सुलाइटिस या फ्रोजन शोल्डर है, तो आपको हाथ ऊपर मूव ही नहीं कर पाएगा, तो इन स्पाइट ऑफ ट्राइंग आपका हाथ ऊपर नहीं जाएगा और आप सो नहीं पाएंगे। आइडियल रेस्टिंग पोजीशन शोल्डर का है वो ये पोजीशन है, क्योंकि इस पोजीशन में जो मसल्स थोड़े से होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। अदरवाइज ऐसे कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं है जिसमें आपको रेस्ट मिले। अगर आपको रेस्ट में पेन हो रहा है शोल्डर में, तो मतलब आइडियली देन देयर इज सम इशू विद द शोल्डर व्हिच नीड्स टू बी सीन एंड एड्रेस्ड अकॉर्डिंगली। चोट लगने के बाद वी यूजुअली कीप द शोल्डर इन आर्म पाउच टू गिव इट रेस्ट, बट अदरवाइज ऐसे कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं है जिसमें हम रेस्ट ये कर सकें। और ऑनलाइन एक्सरसाइजेस का आपने जो क्वेश्चन पूछा है मिस्टर परब, वो आप डॉक्टर अजय के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, उसमें जो बेसिक ये है, बट जो एक्सरसाइजेस है, बट यूजुअली क्या होता है अगर आपको कोई इशू है और आपने उसके लिए बिना किसी कंसल्ट के एक्सरसाइज शुरू कर दी, तो हो सकता है वो एग्रीवेट होगा। पहले यू शुड नो कि हमें आपको क्या प्रॉब्लम है, इशू क्या है, उसके बाद ही आप उसके लिए एक्सरसाइज करें तो बेटर रहेगा। यस सर। और एक यूट्यूब पे एक क्वेश्चन आया था मिस उर्वी शाह का, ओके। हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर शोल्डर डिसलोकेशन रिकवरी। तो उसका मैंने एक्चुअली इनको चैट पे ये कर दिया है, रिस्पॉन्ड कर दिया है, बट मैं अपने व्यूअर्स के लिए बताने के लिए चाहता हूँ कि बेसिकली जितना नंबर ऑफ डिसलोकेशन बढ़ेगा उतना शोल्डर की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। देयर इज इंक्रीजिंग बोन लॉस, टिश्यू क्वालिटी पुअर हो जाती है, रिकवरी स्लो होती है। तो यूजुअली हम लोग फर्स्ट डिसलोकेशन में भी नेवर ऑपरेट, पहला डिसलोकेशन होगा हम उसे रेस्ट देते हैं, 6 वीक्स तक एक आर्म पाउच स्लिंग में रखते हैं, एक बार शोल्डर सेटल हो गया फिर हम एक्सरसाइज प्रोग्राम चालू करते हैं। बट अगर वो कंधा बार बार उतर रहा है तो हमें उसको ऑपरेट करना पड़ता है। सर्जरी के बाद फिर से हमें उसे 3 to 6 वीक्स एक आर्म पाउच में रखना पड़ता है और उसके बाद एक्सरसाइज प्रोग्राम शुरू करते हैं। यूजुअली रिकवरी में 3 to 4 मंथ्स लग जाते हैं, बट यूजुअली बाय 3 to 4 मंथ्स मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग वेल। शोल्डर डिसलोकेशन का सर्जरी के रिजल्ट्स आर वेरी गुड। देन रोटेटर कफ रिपेयर, रोटेटर कफ में टाइम भी काफी लगता है, 6 to 8 मंथ्स लग जाते हैं रिकवरी में। एंड रिकवरी डिपेंड करता है पूरा मसल मास के ऊपर। अगर मसल में फैटी इन्फिल्ट्रेशन काफी ज्यादा है, मतलब आपने काफी ज्यादा प्रोलॉन्ग कर दिया उसको, तो आपको प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है इवन आफ्टर सर्जरी। तो वो आपको सब तभी असेस करके बता सकते हैं जब आपका एमआरआई या कुछ पिक्चर्स आप हमारे पास हो, तो हम उसको देख के बता सकते हैं कितना टाइम लग सकता है रिकवरी के लिए। बट ग्रॉसली अगर हम देखें तो अराउंड 3 मंथ्स लग जाता है। यस सर। मिस्टर परब का जो क्वेश्चन आया है, आई थिंक आप इसको आंसर कर सकते हैं। इसमें लिखा है कि ही हैज गॉट अ लिगामेंट स्ट्रेच व्हाइल हैपेंड टू द जिम व्हाइल लिफ्टिंग वेट्स। तो क्या आप इसको आप थोड़ा थेरेपी वाइज आप आंसर कर सकते हैं डॉक्टर अजय? या दैट बेसिकली ये क्या है, लिगामेंट स्ट्रेच है व्हाइल इन द जिम, ठीक है उनकी बात, लेकिन वी कैन सी एक बार कि मोस्टली कौन से पोजीशन में पेन है। सो द वी हैव टू कम टू द नो द विद द लिगामेंट हैड दिस स्ट्रेच मींस एंटीरियर लिगामेंट, पोस्टीरियर, और इससे बेसिकली देयर इज ए चांसेस की इम्पीचमेंट भी होता है। सो समटाइम द पीपल गेट कंफ्यूज विद द इम्पीचमेंट एंड द लिगामेंट स्ट्रेच।
तो एक बार उसको देखने के बाद हमें काफी पता चल जाए कि मोस्टली बिकॉज ऑफ वेट लिफ्टिंग है. So the chances of bicipital tendon because of weight lifting, the bicipital tendon get for more of go for the isotonic contraction. Because of that, there is a repetitive tear is there. So tendinitis is very common. So because of एक बार देख के हम उसमें बता सकते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज करें, कौन सी एक्सरसाइज ना करें, which movement अवॉइड करें, या you have to do because of gym injury है तो first we have to go for the price protocol. आप mostly icing कीजिएगा because of icing will helps to reduce the inflammation, and after that we'll guide you कि which stretching exercise you have to do and flexibility exercise you have to do. और एक ओल्ड yes sir, इंजरी पे क्वेश्चन आया, आप उसको ले सकते हैं, आइस या हीट थेरेपी, व्हाट yeah थेरेपी? yeah yes, old injury that basically depend ice or heat, because if the injury is fresh so the ice will work, because the injury कभी भी होती है तो ice work करता है. अब old injury that becomes chronic है तो mostly depending, so it will be moist heat work better rather than the icing. और एक क्वेश्चन डॉक्टर अजय वेर आई कैन द नीडल थियरी डन maybe a clinic because I हाँ needle theory or needle dry needling it will done only in the clinic. We have to go to the experienced doctors, experienced therapist, और वहाँ पे आपका dry needling वगैरह डॉक्टर्स करेंगे. So that will helps in the recovery also, because of the dry needling recovery भी बढ़ जाती है, and with the help of medicine भी रहती है तो उससे भी बहुत हमें helpful मिलता है, उसमें भी हमें recovery faster मिलती है. बट ड्राई नीडलिंग, जहाँ तक मुझे थोड़ा सा आइडिया है, ये यूजुअली हम ट्रिगर पॉइंट्स के लिए ही देते हैं ना, ओवरऑल शोल्डर के लिए वी कैन नॉट नहीं गिव नहीं दैट. नहीं, only for the trigger point sir, trigger point, not over for, not only for the shoulder pathology. Shoulder Yes. pathology then you have to go to the sir से मिले आप, go to the orthopedic opinion, that will much better. But any trigger point is there, the trigger point only will go for the dry needling. इनका एक और क्वेश्चन है आपके लिए. Yeah, it is available with me. Yeah, you have to come to the clinic में आके we can do the dry needling. बेसिकली शोल्डर में इशू क्या होता है कि विदाउट असेसमेंट वी कैन नॉट जज कि कहाँ से पेन आ रहा है. मेरे टॉक Yeah, का बेसिस ही वही था कि जो मैं एक अपना, डॉक्टर अजय, मैं एक मिनट अपना स्क्रीन दिखाता हूँ, yeah, yes sir, yes sir, टॉक दिखा देता हूँ. yes. एक मिनट. बेसिकली ये जो शोल्डर का स्ट्रक्चर्स हैं, ये जैसे इनर लेयर हो गया ग्लिनोइड का, ये बोन्स हैं. We cannot see sir. Yes. एक अच्छा सेशन चालू करता हूँ, एक मिनट. जस्ट गिव मी अ मिनट. I'll start sharing my screen now. ये जो इमेज है, इसमें हमें शोल्डर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, कैन यू सी डॉक्टर अजय? Yeah, yes sir. इसमें हमें शोल्डर का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखता है. इसमें हम सारे पेन जनरेटर्स जो शोल्डर के होते हैं वो है. जो Yes. डॉक्टर अजय बात करते हैं बाइसेप्स टेंडन की, वो ये है. Yeah, this is very ये है, common. Yeah. ये जो Impingement. इम्पिंजमेंट कैप्सूल है और ये कफ है. तो Yes. यूजुअली जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनमें क्या होता है, ये कैप्सूल जो नीचे की तरफ थोड़ा टाइट हो जाता है, Yes. उसे हम गर्ड बोन कहते हैं. उसके वजह से शोल्डर की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट थोड़ा शुरू हो जाती है. उसकी एक्सिस चेंज होने की वजह से देयर इज सेकेंडरी इंपेजमेंट, यहाँ पर वो पेन कर रहता है. जब तक हम इस कैप्सूल को ओपन नहीं करेंगे एक्सरसाइज या रिलीज करके, तब तक Yes. ये पेन आपका नहीं जाएगा. तो एग्जैक्टली किस वजह से है, क्यों हो रहा है, वो देखना जरूरी है, और उसके बाद ही हम अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट कर सकते हैं. इसीलिए जो मेरी जो ओरिजिनल टॉक थी, जिसमें मैंने ये बताया था कि क्या प्रॉब्लम है आपको, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा ट्रीटमेंट क्या होगा. तो उसमें आपका प्रोफेशन क्या है वो मैटर करता है, और आपका
लाइन ऑफ वर्क क्या है, आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, दैट ऑल Yes. मैटर्स इन द ट्रीटमेंट. Yes, sir. Are there any other questions? I don't see anything. Any question, Dr. Ajay, इसमें? No, sir. There is no question. Does the shoulder pain also affect trap muscles? Yeah. Yes, it affects the trap muscle. Basically, जो शोल्डर का जो जो एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ इमेज. माय स्क्रीन इज शेयरिंग ना? Yeah. Yes, sir. दिस इज द शोल्डर गर्डल बेसिकली, जिसको हम बोलते हैं. ये 3 बोन से बनता है. ये एक बहुत सिंप्लीफाइड इमेज है, बट इसके ऊपर देयर आर मल्टीपल मसल लेयर्स हम देखते हैं. तो जो ट्रैप मसल्स है वो यहाँ से ओरिजिनेट करती है, इस एरिया से. तो अगर हमारा शोल्डर बेसिकली जो स्कैपुला बोन है वो एक प्रोट्रैक्टिव पोजीशन में है, आगे की तरफ पोजीशन हो जाएगा. यूजुअली ये होता है ऑफिस वर्क्स में. हम हंच करके पूरा टाइम लैपटॉप पे अगर काम करेंगे परसिस्टेंटली, तो ये स्कैपुला फॉरवर्ड रोटेट हो जाती है थोड़ी सी. नॉर्मली दे शुड बी लाइक दिस, बट वो थोड़ी सी फॉरवर्ड रोटेट हो जाती हैं. उसके वजह से जो यहाँ पर जो ट्रेपेजियस मसल्स अटैच होती हैं अंदर वाले बॉर्डर पे, बिल्कुल दोनों शोल्डर ब्लेड्स के बीच में, उन पे कंटिन्यूसली प्रेशर आता है टू ब्रिंग इट बैक टू नॉर्मल पोजिशन. उसको खींचने का ट्राई करती हैं, उसके वजह से वो स्पाज्म में चली जाती हैं एंड इट कॉजेस पेन इवन इन नेक. यहाँ तक आपका पेन आना शुरू हो जाता है, वो नेक के वजह से नहीं होगा, वो एक्चुअली होगा शोल्डर के वजह से. द मोमेंट यू गेट द अलाइनमेंट बैक, उसके लिए 3-4 एक्सरसाइज, सिंपल एक्सरसाइज जो आप घर पे कर सकते हैं. एक एक्सरसाइज है जिसको हम कॉर्नर स्ट्रेच कहते हैं. कॉर्नर स्ट्रेच, यू विल गेट दैट एक्सरसाइज ऑन यूट्यूब, ऑन एनी चैनल. कॉर्नर स्ट्रेच में हम इस तरीके से हाथ रख के वी कैन लीड इन द डोर, सेट इट फॉर 5 मिनट्स एंड गो बैक. उससे ये मसल्स काफी रिलैक्स हो जाती है, क्योंकि जो शोल्डर के आगे की तरफ एक मसल होती है पेक्टोरलिस माइनर, वो शोल्डर को आगे पुल करती है. वो स्ट्रेच करने के बाद हमें ट्रैपेजिस रिलैक्स हो जाती है बिल्कुल. तो दैट यू कैन ट्राई. एनी अदर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स, डॉक्टर अजय? No, sir. यूट्यूब पे मैं देख लेता हूँ. So if there are no further questions, then we can call it a day. Yeah, sir. Thank for everyone watching us. We'll come. हम लोग दूसरे टॉपिक पे फिर से आएंगे. We'll get back to you. Please tune with us. We'll come on another topic also. Like कि shoulder pain था, so we'll come on other topic by recently. एक इनका क्वेश्चन आया कि इन्होंने मिस किया है, तो व्हाट विल डू, विल ये YouTube चैनल पे आपके अवेलेबल होगा ये वीडियो, तो वी कैन एनीबॉडी कैन रिविजिट इट एंड आराम से देख सकते हैं, उसमें कोई Yes, yes, sir. They can go to the YouTube channel and they can go there and they can watch them. तो थैंक यू एवरीवन. थैंक यू डॉक्टर अजय फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक. Yeah, thank you, sir. Thanks a lot, sir, for giving और इट वाज अ वेरी गुड valuable time. सेशन. थोड़ा सा बेसिक, नेक्स्ट टाइम आई थिंक वी शुड डू समथिंग ऑन नी, क्योंकि नी पेन भी काफी कॉमन है. Yes, sir. Yes, sir. एंड Next, हम लोग एक बेसिक सेशन उस पे कर सकते हैं, हाउ टू अवॉइड इंजरिंग आवर नी, और हाउ वी शुड अवॉइड knee. प्रॉब्लम्स विद द नी. बिकॉज Yes, sir. आजकल हमने देखा है कि वी थिंक कम एज में हमें नी प्रॉब्लम दिखना शुरू हो गई. 45-50s में नी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई हैं, जो Yes, sir. यूजुअली नहीं था पहले. 55-60s में लोगों के नी इशू होना शुरू हो जाते थे. तो उसके क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, और ये हम देख सकते हैं. ओके, Correct, sir. थैंक यू एवरीवन. Yeah. We'll Thanks. stop the streaming. Yes. Yeah, Dr. Ajay, please stop the streaming and we can stay on the stream. Okay. एक और क्वेश्चन है डॉक्टर अजय, वी कैन टेक इट. Yes, sir. एक मिस्टर शाजी सैमुअल से क्वेश्चन है, माय राइट शोल्डर स्पेशली व्हाइल स्मैशिंग, सो व्हाट हैपेंस व्हाइल स्मैशिंग इज व्हेन यू स्मैश, तो एक हम लोग इसको एक बेसिकली कॉकअप पोजीशन बोलते हैं. इस कॉकअप पोजीशन में इफ यू रिमेंबर दैट इमेज, जो बाइसेप्स वाला इमेज है, अगेन शेयर इट, इट इज Yes, देयर sir. विद मी. जस्ट गिव मी अ मिनट.
Yes. I start screen share. So जब हम स्मैश करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो है ये आपका बाइसेप्स टेंडन है, जो हमने पिछले इमेज में देखा था नीचे की तरफ पॉइंटेड था. व्हेन वी स्मैश दिस टेंडन एक्चुअली इस लेबरल लेयर में अटैच होता है इस तरीके से एपेक्स पे ग्लिनोइड के. तो जब हम स्मैश करते हैं तो ये पूरा एरिया लिफ्ट ऑफ होना शुरू हो जाता है आपके ग्लिनोइड बोन से, जिसे हम ऑनियन पील इफेक्ट कहते हैं. जैसे हम ऑनियन का छिलके को छील के एक एक लेयर उठाते हैं, वैसे ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक ये लिफ्ट ऑफ होना शुरू हो जाता है. एंड दैट कॉजेस पेन. इसको हम स्लैप रीजन कहते हैं, SLAP कैपिटल्स में, SLAP स्लैप. यू कैन गो ऑन नेट एंड यू कैन फाइंड व्हाट अ स्लैप टेयर इज. तो ये स्लैप टेयर के वजह से सुपीरियर लेब्रम, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, दैट इज द पैथोलॉजी. व्हाट हैपेंस इन स्मैशर्स, इट हैपेंस इन थ्रोवर्स, इट हैपेंस इन जैवलिन थ्रोवर्स. क्रिकेटर्स जो थ्रो करते हैं या बेस बॉलर्स जो थ्रो करते हैं, इनमें सबसे कॉमन पेन का कारण बाइसेप्स होता है. इसका ट्रीटमेंट is dependent on what you do basically. Many of times what happens is ये degenerative, मतलब due to repeated hyperactivity ये degenerative हो जाता है, मतलब it is beyond repair. इसको हम repair नहीं कर सकते. Even if you repair, the pain will continue to go on. So in those cases we just cut the biceps tendon and we suture it somewhere else. That is the only treatment which is there, which is good. Otherwise many times surgery के बाद भी आपको pain होता रहता है. But obviously first treatment is to assess and rehabilitate. बहुत बार biceps की swelling exercise प्रोग्राम से काफी हद तक ठीक हो जाती है. 80-90% पेशेंट्स डू वेरी वेल विद एक्सरसाइजेस एंड जस्ट थोड़ा सा रीओरिएंटेशन एंड रीप्रोग्रामिंग ऑफ शोल्डर मसल्स टेक्स केयर ऑफ इट. यूजुअली क्या होता है कि इफ यू डू वी फॉलो सम रिक्रिएशनल स्पोर्ट, मतलब हम लोग प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन नहीं है, बट हम जस्ट अपने बिल्डिंग में या कंपाउंड में रोज खेल रहे हैं, तो वी आर नॉट फोकसिंग ऑन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस अराउंड द शोल्डर और स्ट्रेचिंग प्रोग्राम्स अराउंड द शोल्डर और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर से. उससे जिस एरिया पे ज्यादा लोड आएगा वो एरिया इन्फ्लेम हो जाएगा और उसमें पेन होना शुरू हो जाएगा. तो फर्स्ट थिंग इज यू शुड टेक रेस्ट एंड सेकंड यू शुड बी सीन बाय समवन एंड देन अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से एक्सरसाइज वगैरह शुरू करके व्हेन द पेन कम्स डाउन देन वी अगेन स्टार्ट दैट एक्टिविटी टू सी कि हाँ पेन वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है. और कोई क्वेश्चंस? एनी अदर चैट? The same answer, Mr. Smashing, right shoulder especially while smashing. Okay, I think मेरे ख्याल से कवर हो गया है डॉक्टर अजय. Yeah sir, everything is covered, I think so. तो मैं ये बंद कर देता हूँ. Yes sir. शेयरिंग आप अपना ये नोट्स दे सकते हैं अगर कुछ ये देना है. Yeah, thanks for everyone. So we'll come recently. The next talk will be on the knee pain. We'll come with the knee pain also. Ki what are the causes and what are the treatment available and what are the precaution you can do because of the LD population और काफी लोग हैं obese हैं because सबको obese से pain होता है. So everything we can see on the knee pain topic. So thanks for everyone for watching us. So we'll call it a day, sir. Yes. Okay, sir. Thank you, sir.